ऑडियो 3। पुस्तक जड़ के भीतर विवेकवान चेतन। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रकाश में विषाणुओं को मार देने की शक्ति है। हमारे जीवन में प्रकाश तत्व बना रहे, विवेक बना रहे तो न केवल भलाई की शक्ति, देवत्व का विकास और उसके फलितार्थों से लाभान्वित होते रह सकते हैं। आसुरी तत्व वे चाहे कितने ही अदृश्य और शक्तिशाली क्यों न हो, जानकारी में आते रहें और उन्हें नष्ट करने, मारकर भगा देने का साहस हमारे भीतर में बना रहना चाहिए। प्राणी यूं प्रकृति की विपरीत चपेट में आकर अक्सर अस्तित्व गवा बैठता है। नियति के उग्र परिवर्तनों का सामना नहीं कर पाता और विपरीत परिस्थिति के सामने अपने को निरीह असमर्थ अनुभव करता है। पर ऐसा तभी होता है जब वह उस आपत्ति का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार न हो। यदि प्राणी को विपरीत अनभ्यस्त परिस्थिति में रहने को विवश होना पड़े तो वह अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए क्रमशः ऐसे परिवर्तन उत्पन्न कर लेता है, ऐसी विशेषता का उत्पादन कर लेता है जिसके आधार पर वह प्राणघातक समझी जाने वाली परिस्थितियों में भी तालमेल बिठा ले और अपना अस्तित्व कायम रख सकें, सुविधापूर्वक निर्वाह कर सकें। जीवाणुओं की असह्य तापमान पर मृत्यु हो जाती है। वे अधिक उष्णता एवं शीतलता सहन नहीं कर सकते। यह मान्यता अब पुरानी पड़ चली है। पानी खौलने से अधिक गर्मी व शीत पर जीवाणुओं की मृत्यु हो जाने की बात ही अब तक समझी जाती रही है। इसका कारण यह था कि शरीर में पाया जाने वाला ग्लिसरोल रसायन असह्य तापमान पर नष्ट हो जाता है और जीवाणु दम तोड़ देते हैं। अब वे उपाय ढूंढ निकाले गए हैं कि इस रसायन को ताप की न्यूनाधिकता होने पर भी बचाया जा सके और जीवन को अक्षुण्ण रखा जा सके। अत्यधिक और असह्य शीतल जल में भी कई प्रकार के जीवित प्राणी निर्वाह करते पाए गए हैं। इनमें से प्रोटोजोआ, नेमेटोड, क्रस्टेशिया, मोलस्का आदि प्रमुख है। येलोस्टोन की प्रयोगशाला में लुई रॉक और टॉमस नामक दो सूक्ष्म जीव विज्ञानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट यह पता लगाने में निरत हैं कि जीव सत्ता के कितने न्यून और कितने अधिक तापमान पर सुरक्षित रह सकने की संभावना है। वे यह सोचते हैं कि जब पृथ्वी अत्यधिक उष्ण थी तब भी उस पर जीवन सत्ता मौजूद थी। क्रमशः ठंडक बढ़ते जाने से उस सत्ता ने क्रमिक विकास विस्तार किया है। पर इससे क्या, अति प्राचीन काल में जब जीवन सत्ता थी ही तो वह विकसित अथवा अविकसित स्थिति में अपनी हलचलें चला ही रही होंगी, भले ही वह अब की स्थिति की तुलना में भिन्न प्रकार की अथवा पिछले स्तर की ही क्यों न रही हो। विकसित प्राणी के लिए तो तापमान असह्य है, पर अविकसित समझी जाने वाली स्थिति में काम चलाऊ भी हो सकता है। यदि यही तथ्य हो तो फिर जीवन की मूल मात्रा को शीत ताप के बंधनों से मुक्त माना जा सकता है और गीताकार के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आत्मा को न आग जला सकती है, न पवन सुखा सकता है, न जल डुबा सकता है। पंचभूतों की प्रत्येक चुनौती का सामना करते हुए वह अपना अस्तित्व सुरक्षित रख सकने में पूर्णतया समर्थ है। समुद्र तट के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली धूसर रंग की मक्खी एफिड्रिड को 45 डिग्री से 51 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान वाले गर्म जल में प्रवेश करते देखा गया है। यह प्राणियों के जीवित रहने को असंभव बनाने वाली गर्मी है। सामान्यतया धरती की सतह पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। प्राणियों को उतना ही सहन करने का अभ्यास होता है। अधिक उष्ण या अधिक ताप के वातावरण में रहने वाले जंतुओं को विशिष्ट स्थिति के अभ्यस्त ही कह सकते हैं। एफिड्रिड मक्खी के अतिरिक्त कुछ जाति के बैक्टीरिया भी ऐसे पाए गए हैं जो खौलते पानी के 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी मजे से जीवित रहते हैं। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित गर्म जल के झरने प्राय इसी तापमान के हैं और उनमें जीवित बैक्टीरिया पाए गए हैं। इन गर्म झरनों अथवा कुंडों में एक प्रकार की काई की मोटी परत जमी रहती है जिसे हिंदी में शैवाल कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका नाम एल्गी है। इसमें जीवन रहता है। आमतौर से वह 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म जल में मजे का निर्वाह करती है। बैक्टीरिया उसी के सहारे पलते हैं। एफिड्रिड मक्खी का प्रमुख भोजन यह एल्गी ही है। उसे प्राप्त करने के लिए वह उस असह्य तापमान में
जल में डुबकी लगाती है और बिना जले झुल से अपना आहार उपलब्ध करती है। यह तो हुई छोटे जीवों की बात। अब अधिक कोमल समझे जाने वाले मनुष्यों की बात आती है। वह भी प्रकृति की असह कही जाने वाली स्थिति में निर्वाह करने के लिए अपने को ढाल सकता है। उत्तरी ध्रुव में रहने वाले एस्किमो लोग अत्यधिक शीत भरे तापमान में रहते हैं। भालू, हिरण और कुत्ते भी उस क्षेत्र में निवास करते हैं। वनस्पतियां और वृक्ष न होने पर पेट भरने के लिए मांस प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए उन्होंने बर्फ की मोटी परतें तोड़कर नीचे बहने वाले समुद्र में से मछली पकड़ने की अद्भुत कला सीख ली है। आयुध साधन रहित होते हुए भी हिरण, भालू और कुत्तों का भी वे शिकार करना सीख गए हैं और लाखों वर्ष से इस क्षेत्र में निर्वाह कर रहे हैं। प्रकृति के अनोखे वरदान। पैसिफिक सागर में गोता लगाकर मोती ढूंढने वालों को पता चला है कि स्टारफिश, यह तारे की तरह चमकने वाली छोटी सी मछली होती है, ही अधिकांश सीपियों को नष्ट कर डालती है। अतएव वे मोती ढूंढने से पहले उन स्टारफिशों को ही समूल नष्ट कर डालने के लिए जुट पड़े। उन्होंने उन्हें पकड़ पकड़ कर काटना शुरू कर दिया। 1, 2, 10, 50, सैकड़ा, हजार कितनी ही स्टारफिशें काट डाली गई, पर रावण के मायावी सिरों की भांति वे कम न हुई, उल्टे उनकी संख्या बढ़ती ही गई। अभी तक तो उनकी उपस्थिति ही चिंताजनक थी, अब तो उनकी आश्चर्यजनक वृद्धि और भी कष्टदायक हो गई। अंत में यह जानने का फैसला किया गया कि आखिर यह स्टारफिशों की वृद्धि का रहस्य क्या है। सावधानी से देखने पर पता चला कि जो स्टारफिश काट डाले गए थे, उनका प्रत्येक टुकड़ा स्टारफिश बन चुका था। अभी तक अमीबा, हाइड्रा जैसे एक कोशीय जीवों के बारे में ही यह था कि वे अपना प्रोटोप्लाज्म 2 हिस्सों में, 2 से 4, 4 से 8 हिस्सों में बांटकर वंश वृद्धि करते जाते हैं। पर अब इस बहुकोशीय जीव को काट देने पर भी जब एक स्वतंत्र अस्तित्व पकड़ते देखा गया, तो जीवशास्त्रियों का प्रकृति के इस विलक्षण रहस्य की ओर ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। तब से निरंतर शोध कार्य चलता रहा और देखा गया कि नेस, सलामसीना, आइस्टर, स्नेल, घोंगा, फ्रेश वाटर मसल, संबुक, साइलिस, चैटोगैस्टर, स्लग मंथर, पाइनोगोनाइड, समुद्री मकड़ी आदि कृमियों में भी यह गुण होता है कि उनके शरीर का कोई अंग टूट जाने पर ही नहीं, वरन मार दिए जाने पर भी वह अंग या पूरा शरीर उसी प्रोटोप्लाज्म से फिर नया तैयार कर लेते हैं। केकड़ा तो इन सब में विचित्र है। टैंक की सी आकृति वाले इस जीव की विशेषता यह है कि वह अपने किसी भी टूटे हुए अंग को तुरंत तैयार कर लेने की प्रकृति दत्त सामर्थ्य रखता है। यह तथ्य जहां इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि इच्छा शक्ति पदार्थ का बंधन रहित उपयोग कर सकने में समर्थ है, वहां इस बात को भी प्रमाणित कर रहे हैं कि आत्मचेतना एक शक्ति है और वह भौतिक शक्तियों से बिल्कुल भिन्न, मरण धर्म से विपरीत है। उस पर जरा, मृत्यु आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्म तत्व भले ही वह किसी भी घृणित और तुच्छ से तुच्छ वासना एवं इच्छा शक्ति के रूप में क्यों न हो, इतना सशक्त है कि स्वेच्छा से न केवल अपने भीतर से उत्पादन की क्रिया आप ही करता रहता है, वरन अपने पूर्णतया मुर्दा शरीर को भी बार बार जीवित और नया कर सकता है। इन महान आश्चर्यों को देखकर ही लगता है भारतीय तत्वदर्शियों ने सृष्टि विकास क्रम को ईश्वर इच्छा शक्ति पर आधारित माना। इसी आधार पर विकासवाद जैसा सिद्धांत विखंडन हो जाता है। जब प्रकृति के नन्हे नन्हे जीव उत्पादन, उत्पत्ति और विकास की क्रिया में समर्थ होते हैं, तो कोई एक ऐसा विज्ञान भी हो सकता है जब कोई एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति अपने आप पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संयोग से अपने आप को प्रकट कर दें। यूं देखने में यह क्रिया बीज और वंशानुगत होती प्रतीत होती है। हाइड्रा देखने में ऐसा लगता है जैसे एक स्थान पर फूल पत्ते इकट्ठा हों, उसके अंग की कोई एक पंखुड़ी एक ओर बढ़ना प्रारंभ होती है और स्वाभाविक वृद्धि से भी अधिक बढ़ जाती है। यह अधिक बढ़ा हुआ अंग अपने आप को मूल भाग से अलग कर लेता है और वह एक स्वतंत्र अस्तित्व बन जाता है। पैरामीशियम, यूग्लिना आदि एक कोशी जीवों में प्रजनन का यही नियम है, जो यह बताता है कि आत्मसत्ता को एक सर्वांगपूर्ण शरीर यंत्र के निर्माण के लिए करोड़ों वर्षों के विकास क्रम की आवश्यकता या प्रतिबंध नहीं है। यदि उसे अपने लघुत्तम या
परमाणविक स्वरूप का पूर्ण अंतर्ज्ञान हो जाए तो वह कहीं भी कैसा भी रूप धारण करने में समर्थ हो सकता है। संभवतः अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा आदि सिद्धियां इसी तथ्य पर आधारित है। एक दिन विज्ञान भी इस दिशा में सफल हो सकता है। वह स्थिति आ सकती है जब सम्मोहन शक्ति के द्वारा रासायनिक ढंग से उत्पादित प्रोटोप्लाज्मा में जीवन उत्पन्न किया जा सके। कैसा भी हो, उस महान उपलब्धि के लिए विज्ञान को पदार्थ तक ही सीमित न रहकर भाव को भी संयुक्त करना ही पड़ेगा, जैसा कि भारतीय तत्ववेत्ताओं ने अब से हजारों वर्ष पूर्व कर लिया था। स्टेंटर अपने प्रोटोप्लाज्मा का 1/60 अंश बाहर कर देता है और उसी से एक नया स्टेंटर तैयार कर देता है। प्लेनेरिया और हाइड्रा को नई संतान पैदा करने के लिए अपने शरीर का कुल 1/300वां हिस्सा पर्याप्त है। प्राणों की जिस प्रतिभा का लाभ मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के रूप में मिला, सृष्टि के अन्य प्राणी भी उस प्राण की महत्ता से अनभिज्ञ नहीं। बेशक वह प्राणों के स्वरूप की व्याख्या नहीं कर सकते। प्राणों का असीमित विकास और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली तेजस्विता, दीर्घ जीवन, प्रज्ञा, बुद्धि का लाभ नहीं ले सकते, पर उनमें भी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होती है कि वे अपने मृत शरीर का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। परकाया प्रवेश की क्षमता भारतीय योगी ही अर्जित कर सके हैं, पर प्रकृति में ऐसे अनेक योगी हैं जो अपने ही मरे कुचले टूटे फूटे शरीर का अपने प्राणों के बल पर पुनः उपयोग कर लेते हैं। जीवित स्पंज को लेकर टुकड़े टुकड़े कर डालिए, उससे भी मन न भरे तो उसे पीस कर कपड़े से छान लीजिए। पीसे और कुटे हुए कपड़छन किए शारीरिक द्रव्य को पानी में डाल दीजिए। शरीर के सभी कोष धीरे धीरे फिर एक स्थान पर मिल जाएंगे और कुछ दिन बाद पूरा नया स्पंज फिर से अपना जीवन यात्रा प्रारंभ कर देगा। चुनौती है स्पंज की कि जब तक प्राण है तब तक मुझे शरीर के अवसान की कोई चिंता नहीं। मरना जीना तो मात्र प्राणों का ही खेल है। हाइड्रा, स्टेंटर तथा प्लेनेरिया आदि जीवों में यह गुण होता है कि वे अपने शरीर के एक छोटे से अंश को 300वें भाग तक छोटे टुकड़े को ही तोड़कर नया शरीर बना देते हैं। उन्हें गर्भधारण, भ्रूण विकास और प्रजनन जैसी परेशानियां उठानी नहीं पड़ती। लगता है प्राण तत्व की जानकारी होने के कारण ही प्राचीन भारत के तत्वदर्शी एक भ्रूण से 100 कौरव, घड़े से कुंभज और जंघा से सरस्वती पैदा कर दिया करते थे। अन्य एक कोशीय जीवों में पैरामीशियम तथा युग्लिना में भी एक कोष से विभक्त होकर दूसरा स्वस्थ कोष अर्थात नया जीव पैदा कर देने की क्षमता होती है। यह घटनाएं इस बात की साक्षी भी है कि ऐसी क्षमताएं अणु जैसी सूक्ष्म मनस्थिति तक पहुंचने वाली क्षमता से ही प्रादुर्भूत हो सकती हैं। टूटे हुए शारीरिक अंगों के स्थान पर नए अंग पैदा कर लेने की क्षमता ही कुछ कम विलक्षण नहीं। ट्राइटन सलामांडर गोह अपने कटे हुए शरीर की क्षतिपूर्ति तुरंत नए अंग के विकास रूप में कर लेते हैं। अमेरिका, अफ्रीका में पाए जाने वाला शीशे का जरा सा छूने से टूट जाता है, पर उसमें यह भी विशेषता होती है कि अपने टूटे हुए अंग को पुनः जोड़ लेता है। आइस्टर, संबूक, घोंगा, पृथ्वी मकड़ी, मंथर आदि जीवों में भी यह गुण होते हैं। स्टारफिश के पेट में कोई जहरीला कीड़ा चला जाए तो वह अपना पूरा पेट ही बाहर निकालकर फेंक देती है और नया पाचन संस्थान तैयार कर लेती है। सलामेंसिनोसिस, साहलिस तथा कार्टोगास्टर जीव तो स्पंज की तरह होते हैं। इन्हें कितना ही मार डालिए, मरना इनके लिए जबरदस्ती प्राण निकाल देने के समान होता है। जहां दबाव समाप्त हुआ, वह अपने प्राणों को फिर नए मराए शरीर में प्रवेश करके जीवन यात्रा आरंभ कर देते हैं। जीवन यात्रा में उत्पन्न होने वाली विकृतियों के लिए भी प्रकृति ने मनुष्य देह में समुचित प्रबंध कर रखा है। मनुष्य जो कुछ खाता पीता है, उससे जीवनी शक्ति को उसकी सहायता के लिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन और खनिज द्रव्य मिलते हैं। भोजन में से यह आवश्यक तत्व ग्रहण करने के लिए गले की नली से लेकर आमाशय की छोटी आंत तक की पूरी मशीन दिन रात काम करती रहती है। उससे भी अधिक ध्यान और मशीनरी का निर्माण शरीर में इसके लिए किया गया है कि शरीर द्वारा उत्पन्न होने वाली गंदगी शरीर से अलग होती रहे। भोजन और शक्ति के अभाव में मनुष्य कुछ दिन जी भी सकता है, पर स्वच्छता और सफाई के अभाव में मनुष्य शरीर अधिक दिन तक टिक नहीं सकता।
शरीर के वृक्क प्रतिदिन 1.5 सेर मूत्र निकालते हैं। इसके द्वारा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, फास्फोरिक अम्ल, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम की बहुत सी गंदगी शरीर से बाहर निकल जाती है। बड़ी आंत प्रतिदिन ढेरों मल निकालती रहती है। शरीर की त्वचा में लाखों की संख्या में ग्रंथियां होती हैं जो रक्त में पसीने को छानकर बाहर निकालती रहती हैं। हथेली के 1 वर्ग इंच में ही ऐसे कम से कम 3600 ग्रंथियां होती हैं। इससे पता चलता है कि प्रकृति ने शरीर में सफाई की व्यवस्था को सबसे अधिक ध्यान देकर सावधानी से जमाया है। यदि शुद्धिकरण की यह क्रिया एक दिन को भी बंद हो जाए तो शरीर सड़ने लगे और मस्तिष्क पागल हो जाए। शरीर ही नहीं, प्रकृति का हर कण और प्रत्येक क्षण दोष दूषणों के प्रति सजग और सावधान रहता है। जहां भी कहीं गंदगी दिखाई दी, प्रकृति उस पर टूट पड़ती है और देखते देखते गंदगी को साफ करके उस स्थान को शुद्ध और उपयोगी बना देती है। जिसे हम नगण्य समझते हैं, उस मिट्टी में भी फफूंद, फंगाई, एक्टिनोमाइसिटीज तथा दूसरे कई महत्वपूर्ण जीवाणु, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। उन्हें शक्तिशाली खुर्दबीनों, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, पर उनकी इस लघुता में वह महानता छिपी है जो सारे मनुष्य समाज के हितों की रक्षा करती है। यदि यह जीवाणु न होते, यह सारी पृथ्वी 7 दिन के अंदर पूरी तरह से मल से आच्छादित हो जाती और तब मनुष्य का जीवित रहना ही संभव न हो जाता। जैसे ही कोई सड़ी गली वस्तु, मल या कोई गंदगी जमीन में गिरी, यह जीवाणु दौड़ पड़ते हैं और उस गंदगी के अणुओं की तोड़फोड़ प्रारंभ कर देते हैं। दूसरे दिन हम उधर जाते हैं तो मल के ढेर के स्थान पर मिट्टी का सा ढेर दिखाई देता है। लोग उपेक्षा से देखकर निकल जाते हैं, पर वहां प्रकृति का एक बड़ा उपयोगी सिद्धांत काम करता रहता है। यह जीवाणु इस गंदगी के एक एक अणु को तब तक तोड़ते फोड़ते रहते हैं तक वह सारी की सारी मिट्टी में बदल नहीं जाती।